एवरीवन, वेलकम टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज म्यूचुअल डाइवोर्स। क्या प्रोसीजर होता है, किस प्रोसेस को म्यूचुअल डाइवोर्स बोलते हैं और क्या नेसेसिटीज होती हैं टू फाइल डाइवोर्स म्यूचुअली। अब देखो, जब हम अपना फैमिली लॉ डिस्कस करते हैं तो उसमें जब हम हिंदू लॉ डिस्कस करते हैं तो हिंदू लॉ में वैसे दो टाइप के डाइवोर्स है। फर्स्ट इज कंटेस्टेड डाइवोर्स एंड सेकंड इज म्यूचुअल डाइवोर्स। तो कंटेस्टेड डाइवोर्स देखो वो होता है जहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी पे एलिगेशंस लगाती है कि भाई क्रुएलिटी करा, डिजर्शन करा, एडल्ट्री करा, फाइन। और या फिर जहाँ पे एक पार्टी डाइवोर्स देना चाहती है, दूसरी पार्टी इज नॉट रेडी टू गिव डाइवोर्स, दैट इज कंटेस्टेड डाइवोर्स। म्यूचुअल डाइवोर्स होता है बस जब दोनों हस्बैंड और वाइफ आपसी सहमति से रेडी होते हैं कि भाई हमें इस मैरिज को खत्म करना है एंड वी वांट डाइवोर्स फ्रॉम ईच अदर। तो अब इसमें क्या होता है, देखो म्यूचुअल डाइवोर्स में क्या होता है, जो पिटीशन फाइल होती है, यहाँ पे क्या होता है, जो पिटीशन फाइल होती है डाइवोर्स की, वहां पे वो पिटीशन हस्बैंड और वाइफ जॉइंटली फाइल करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल डाइवोर्स है तो दोनों की एक ही पिटीशन फाइल होती है। और इसमें क्या होता है, कोई भी एलिगेशंस नहीं लगाती हैं पार्टीज एक दूसरे के ऊपर, मतलब देयर आर नो एलिगेशंस। अगर एलिगेशंस के बेसिस पे डाइवोर्स है तो दैट इज कंटेस्टेड डाइवोर्स। अब म्यूचुअली ले रहे हैं भाई, आपसी सहमति से ले रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर कोई एलिगेशंस भी नहीं लगते हैं। तो जो यहाँ पे मेन कारण होता है भाई, जब एलिगेशंस नहीं लगते हैं तो फिर क्या कारण होता है डाइवोर्स का। यहाँ पे जो मेन रीजन होता है डाइवोर्स का, वो कह सकते हैं कि भाई टेम्परामेंटल इश्यूज है या बिहेवियरल इश्यूज है, कि एक दूसरे की आपस में टेम्परामेंट्स नहीं मैच हुए, बिहेवियर मैच नहीं हुआ, आपसी में आपस में केमिस्ट्री मैच नहीं हुई, वो सब रीजंस के बिहाफ पे म्यूचुअल डाइवोर्स होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि भाई जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं, अब म्यूचुअल डाइवोर्स होता है तो यहाँ पे दोनों को ही मिलके सारी चीजें सेटल करनी होती है, कि मतलब एलिमनी का अमाउंट कितना होगा, और अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उसका क्या होगा, और अगर शादी के बाद उनके कोई बच्चे हैं तो उसकी कस्टडी और गार्जियनशिप किसके पास जाएगी। तो ये सब चीजें क्या होता है, वो दोनों पार्टीज आपस में सेटल कर लेती हैं। सो हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअली डिसाइड्स परमानेंट एलिमनी, मेंटेनेंस, कस्टोडियल एंड विजिटेशनल राइट्स, कि भाई अगर एक पेरेंट को कस्टडी मिलती है तो दूसरे पेरेंट के विजिटेशनल राइट्स क्या रहेंगे, कितने टाइम पीरियड पे वो दूसरा पेरेंट अपने बच्चे से मिल सकता है, किस टाइम पे मिल सकता है। और उसके अलावा जो म्यूचुअल डाइवोर्स होता है उसमें परमानेंट एलिमनी दी जाती है। परमानेंट एलिमनी दे दी, डाइवोर्स म्यूचुअली हो गया, उसके बाद दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। अब इसके बाद तो देखो, ये तो समझ में आई कि म्यूचुअल डाइवोर्स वो होता है जब हस्बैंड और वाइफ दोनों आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं, दोनों की एक दूसरे के ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं होती, बस ये होता है कि भाई हमारे जो हमारे टेम्परामेंटल डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से या बिहेवियरल डिफरेंसेस की वजह से हमारी आपस में नहीं बनी, तो हम डाइवोर्स लेना चाहते हैं। फाइन। अब यहाँ पे जो भी होता है हस्बैंड एंड वाइफ अपने आप आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि भाई विजिटेशनल राइट्स क्या होंगे बच्चे के, या फिर अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो उसका क्या होगा, और अगर उसमें एलिमनी है, परमानेंट एलिमनी दी जाएगी जो वाइफ को, तो वो अमाउंट कितना होगा, ये सब चीजें पार्टीज क्या करते हैं, आपस में डिसाइड कर लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल डाइवोर्स। अब देखो, डाइवोर्स म्यूचुअली लेने के लिए देयर आर सम नेसेसरी कंडीशंस, कि अगर आपको म्यूचुअली डाइवोर्स लेना है, हस्बैंड और वाइफ को म्यूचुअली डाइवोर्स लेना है, तो उन्हें वो कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं। तो वो कंडीशंस क्या होती हैं, पहला तो इज देयर इज इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, कि भाई दोनों ही पार्टीज का मैरिज का रिकंसाइल होना इम्पॉसिबल है, दोनों अब साथ में रहना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज कि पार्टीज जो है आपस में फ्री कंसेंट से एक दूसरे को डाइवोर्स दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड रेडी है देने के लिए डाइवोर्स और वाइफ को जो है फोर्सफुली डाइवोर्स उसको दिलवाया जा रहा है, या फ्रॉडलेंटली दिलवाया जा रहा है। तो कंसेंट जो है दोनों पार्टीज का, हस्बैंड और वाइफ का, दोनों का फ्री कंसेंट होना चाहिए। उसके अलावा अगर म्यूचुअल डाइवोर्स चाहिए तो यहाँ पे ये दिखाना है कि भाई हस्बैंड और वाइफ 1 साल से सेपरेशन पीरियड में, मतलब दोनों अलग अलग रह रहे हैं, या फिर अगर ये कह सकते हैं कि भाई अगर एक घर में रह रहे हैं तो दे आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, दे आर नॉट फुलफिलिंग देयर मैरिटल ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ पे सेपरेशन का मतलब ये नहीं है कि अलग अलग घर में ही, हमेशा अलग अलग घर में भी रह सकते हैं, लेकिन अगर एक घर में रह के भी, एक रूफ के नीचे रह के भी, दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर नॉट सपोर्टिंग ईच अदर, दे आर नॉट फुलफिलिंग देयर मैरिटल ऑब्लिगेशंस, तो वहां पे भी ये सेपरेशन ही माना जाएगा। तो म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए देयर हैज टू बी सेपरेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर। फाइन।
अब इसमें देखो क्या होता है, इसके बाद व्हाट इज द प्रोसेस, क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो ये जो म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, इट इज अ मैटर ऑफ फैमिली लॉ अंडर पर्सनल लॉ, तो यहाँ पे ये हिंदू लॉ में आता है हमारा। उसके बाद कौन सा प्रोविजन है, तो 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट डील्स विद म्यूचुअल डाइवोर्स। फाइन। अब यहाँ पे देखो क्या है कि जो पिटीशन होती है वो ज्वाइंटली फाइल होती है, हस्बैंड और वाइफ की एक साथ पिटीशन फाइल होती है। कहाँ पे, विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। कौन से कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में, कहाँ कौन से कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ये पिटीशन फाइल होती है। सबसे पहले तो जहाँ पे उनकी शादी हुई हो, या तो वहां पे, या फिर दोनों पार्टीज जहां रहती हो, मतलब यहाँ पे या तो जहाँ पे हस्बैंड रहता हो या फिर जहाँ पे वाइफ रहती हो। एंड लास्ट आफ्टर दिस कि जहां पे वो दोनों ने लास्ट कोहेबिट करा हो एज हस्बैंड एंड वाइफ, उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में फाइल होती है इनकी पिटीशन। अब जब भी इसमें क्या होता है कि भाई जब भी पिटीशन फाइल होती है म्यूचुअल डाइवोर्स की, तो देयर हैज टू बी एग्रीमेंट। दोनों पार्टीज अपना एक एमओयू सबमिट करती हैं कि भाई क्या परमानेंट एलिमनी का अमाउंट होगा, और अगर उनकी कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो उसका क्या होगा, कि मतलब अगर सेल होती है, डाइवोर्स दोनों का हो जाता है तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा। एंड अगर उनका चाइल्ड है, उनका बच्चा है, तो उसके बाद डाइवोर्स के बाद क्या विजिटेशनल राइट्स रहेंगे, वो सब चीजें। आफ्टर दैट प्रूफ ऑफ मैरिज, जिसमें एक मैरिज का कार्ड और आधार कार्ड की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगाई जाती हैं, आधार कार्ड लगाया जाता है, एंड एडवोकेट एंगेजिंग एप्लीकेशन। फाइन। अब इसमें देखो क्या होता है, जो हमारा म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन होती है वो 2 मोशन में पास होती है। सबसे पहले तो भाई 1 साल का सेपरेशन पीरियड होना चाहिए। फाइन। 1 साल का सेपरेशन पीरियड शो कर दिया, उसके बाद सपोज करो आज की डेट में 26 मार्च 2025 को 1 साल का सेपरेशन पीरियड खत्म हो गया, मतलब 1 साल से वो अलग रह रहे थे। आज के डेट में वो क्या होंगे, अपनी पहली पिटीशन डालेंगे, पहला मोशन फाइल करेंगे। पहले मोशन फाइल करने के 6 महीने के पहले वो दूसरा मोशन नहीं फाइल कर सकते, तो जो दूसरा मोशन फाइल होगा दैट विल बी फाइल्ड ओनली आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ फर्स्ट मोशन। ठीक है, तो ये जो 2 मोशंस के बीच में 6 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है, इसको बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड बेसिकली कोर्ट किस लिए देते हैं कि भाई एक मोशन पास हो गया, अब दोनों एक बार फिर से सोच लो, हो सकता है कि तुम्हारी मैरिज रिकंसाइल हो जाए, तुम दोनों फिर से एज ए हस्बैंड एंड वाइफ रहने लग जाओ, इसलिए ये कूलिंग ऑफ का पीरियड दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि व्हेन द केस इज फाइल्ड, it is said the difference between the two motion is 6 months which is called as cooling off period। तो इसको अगर मैं आपको इस चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूं, सपोज करो टुडे इज 26 मार्च 2025, यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट मोशन की पिटीशन फाइल करी। आज की डेट में सपोज करो फर्स्ट मोशन अगर पास हो गया, तो अब जो सेकंड मोशन होगा वो 6 महीने से पहले आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सेकंड मोशन होगा वो 26 सितंबर के बाद ही फाइल हो सकता है। 26 सितंबर 2025, तो जो सेकंड मोशन की पिटीशन होगी इट कैन बी फाइल्ड ओनली आफ्टर 26 सितंबर 2025। तो देखो बेसिकली ये वाला जो पीरियड होगा ना, ये 6 मंथ्स का जो पीरियड होगा, ये 6 मंथ्स का जो पीरियड होगा 2 मोशन के बीच में, इस पीरियड को क्या कहा जाता है, इस पीरियड को कहा जाता है कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड। तो कूलिंग ऑफ पीरियड कोर्ट क्यों ग्रांट करता है, वही इसीलिए ग्रांट करता है कि भाई एक बार फिर सोच लो कि भाई आपको ये शादी खत्म करनी है या नहीं करनी है। अब देखो जो परमानेंट एलिमनी का अमाउंट होता है वो पार्टीज पहले ही डिस्कस कर चुकी है। तो यहाँ पे सपोज करो अगर 30 लाख डिसाइड हुआ दोनों के बीच में, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि भाई हाफ जो अमाउंट होगा वो फर्स्ट मोशन जिस दिन पास हुआ, जिस दिन फर्स्ट मोशन की पिटीशन फाइल करी उस दिन हो जाए, और जो दूसरा बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो सेकंड मोशन पास होने के बाद मिलेगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि भाई हाफ हाफ करके देना है या जैसे भी पार्टीज आपस में सेटल करती है कि भाई पहले 25 लेंगे और बाद में फिर 35 लेंगे, वो पार्टीज के बीच में होता है। फाइन। तो डिफरेंस बिटवीन द टू मोशन इज 6 मंथ्स व्हिच इज कॉल्ड एज कूलिंग ऑफ पीरियड, कि भाई तो 2 मोशन के बीच में टाइम पीरियड रहता है वो 6 मंथ्स का रहता है। अब इट इज सेइंग कि भाई जहाँ पे when the case is filed in the court, a joint statement of both the parties is recorded as a statement of first motion। कि भाई जब एक पिटीशन फाइल होती है, जब एक जॉइंट स्टेटमेंट फाइल होती है दोनों पार्टीज की, तो वहां पे पार्टीज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा जाता है। ठीक है, और जहां पे कोर्ट कंप्लीटली सेटिस्फाई होता है, मतलब फर्स्ट मोशन की पिटीशन डाली,
पार्टीज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा, और जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई ये दोनों जो है आपस में म्यूचुअली ही डाइवोर्स चाहते हैं, तब कोर्ट क्या करेगा, तब कोर्ट फर्स्ट मोशन ग्रांट करेगा। फाइन। तो नेक्स्ट इज एट द डेट फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड मोशन इज ग्रांटेड टू द पार्टीज, कि भाई पहले मोशन पे जब पार्टीज ने अपनी स्टेटमेंट दी, कोर्ट सेटिस्फाई हो गया कि भाई दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से, अपनी आपसी सहमति से सारी सेटलमेंट करके डाइवोर्स ले रहे हैं, तब कोर्ट फर्स्ट मोशन पास करेगा, और फिर उस मोशन के 6 मंथ्स के बाद कोर्ट सेकंड मोशन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके सेकंड मोशन पास करेगा। अब देखो कूलिंग ऑफ पीरियड है कि भाई कूलिंग ऑफ पीरियड मिलता है, तो देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहां पे कोर्ट जो है कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ कर देता है। मतलब फर्स्ट मोशन के बाद जरूरी नहीं है कि 6 महीने तक का वेट करो। तो दिस इज द नेम ऑफ दैट केस, शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ कर दिया था। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो कि भाई पार्टीज का साथ में रहना पॉसिबल ही नहीं है, या एक्सट्रीम क्रुएलिटी तो देखो होगी ही नहीं, क्योंकि म्यूचुअल है तो वहां पे एक दूसरे के एलिगेशन तो होती नहीं, आपसी सहमति से दोनों अलग होते हैं, हो भी सकते हैं बट दोनों फिर भी अलग अगर म्यूचुअली होना चाहते हैं, तो इट इज सेइंग कि भाई वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या करा, कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ कर दिया। तो इट इज ओनली सेइंग कि भाई वैसे तो देखो दो मोशन के बीच में 6 मंथ्स का पीरियड होता है, कूलिंग ऑफ का पीरियड होता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में, जो कि इस केस में डिसाइड हुआ कि भाई कोर्ट जो है उस कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ कर सकता है, या तो कब, कि भाई अगर सेपरेशन पीरियड ही 1.5 साल से ज्यादा का हो। यहाँ पे सेपरेशन पीरियड क्या है म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए, कि भाई 1 साल से अलग रह रहे हो, लेकिन अगर वो 1.5 साल या 1.5 साल से ज्यादा से अलग रह रहे हैं, तो वहां पे कोर्ट क्या करेगा, कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ कर देगा। ठीक है। या फिर अगर एक्सेप्शनल हार्डशिप्स हैं, दोनों रहना ही नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, उस केस में भी कोर्ट क्या होता है, कोर्ट इस केस में डिसाइड हुआ कि कोर्ट जो है उस कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ कर देगा। अब सपोज करो कि भाई फर्स्ट मोशन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, फर्स्ट मोशन ग्रांट हुआ, उसके बाद जब सेकंड मोशन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई तो सेकंड मोशन ग्रांट हुआ। सेकंड मोशन ग्रांट होने के बाद क्या होगा, डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट होती है। ऐसा नहीं है कि सेकंड मोशन पास हो गया और डाइवोर्स हो गया, सेकंड मोशन पास होने के बाद कोर्ट ग्रांट अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स। जब डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट हो जाती है, तब दोनों क्या होते हैं, तब दोनों एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों के जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो रिलेशनशिप होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस व्हाट इज म्यूचुअल डाइवोर्स, क्या क्या नेसेसिटीज होती हैं, क्या प्रोसेस होता है, और जो वेव ऑफ का बेसिकली जो कूलिंग ऑफ पीरियड का प्रोसेस है, दैट वी हैव डिस्कस कि कब वो मैंडेटरी होता है और कब किन किन सर्कमस्टांसेस में कोर्ट उस कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ कर देता है। सो आई होप दिस लेक्चर विल help you out to understand your concept of mutual divorce under section 13B of Hindu Marriage Act. Thank you so much.